बीच में होता है, क्या होता है दो पार्टीज के बीच में। टुडे वी हैव टू स्टडी द डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव इज इम्पॉर्टेंट। आप लोग को स्टॉक मार्केट पता ही है। स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट तो आप लोग को जानते ही हो, ठीक है। तो जस्ट लाइक सेम दैट डेरिवेटिव मार्केट भी स्टॉक मार्केट के जैसा, लेकिन स्टॉक मार्केट नहीं है। यहाँ पे डेरिवेटिव को हम बोल सकते हैं सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब। तो डेरिवेटिव होता क्या है, एक्चुअली का डेरिवेटिव का मतलब क्या है। डेरिवेटिव तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, आप बोल सकते हो। देन यू कैन से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट के बीच में होता है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए होता है। डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनसे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाया जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। तो जो दो लोग होते हैं वो डीलिंग करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए, फॉरवर्ड फ्यूचर, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो उसके लिए। तो इसमें जो टर्म्स हैं, द टर्म्स इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं हैजर, स्पेकुलेटर, इन्वेस्टर्स, आर्बिट्रेजर्स। तो ये डेरिवेटिव्स में ही आते हैं। टू हैज द रिस्क, टू स्पेकुलेट, टू लॉक इन द आर्बिट्रेज प्रॉफिट एंड इन्वेस्टर्स एबिलिटीज। ये सब हमको देखना है डेरिवेटिव्स में, कि डेरिवेटिव्स होता क्या है और इनको बोलते क्या है, हेजर्स को, स्पेकुलेटर्स को, आर्बिट्रेजर्स को एंड इन्वेस्टर्स को। तो आप लोग एक शॉर्ट वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली एंड सी द वीडियो केयरफुली। प्रॉपरली देखो आप लोग कि हेजर्स क्या होता है, स्पेकुलेटर क्या होता है, आर्बिट्रेजर्स क्या होता है और इन्वेस्टर्स क्या होता है। देन वी विल डिस्कस इन मोर अबाउट दैट, ओके। Each and everyone responds first, because after this lecture, after this videos में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। Okay, so see the video carefully. What is hedger, speculator, arbitrator and investor? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जो चार इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके सामने लिखी हुई है, हेजर, स्पेकुलेटर, ट्रेडर और आर्बिट्रेजर और इन्वेस्टर, इनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि हेजर किसको बोलते हैं और हेजिंग होता क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हेजर और हेजिंग मार्केट के टर्म के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा अगर पढ़ते हैं कि क्या है। तो लिखा है हेजर इज अ ट्रेडर who uses derivative as a mean to offset the risk of a position in an asset। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि इसके डेफिनेशन का मतलब क्या है। हिंदी के अंदर हम लोग समझते हैं कि क्या हेजर होता है एग्जैक्टली और हेजिंग कैसे कर रही है कोई कंपनी। अब आप समझिए कि एक आप कंपनी है, आपका वर्क है कंस्ट्रक्शन करने का और आप यूजेस करते हैं कुछ एल्यूमिनियम का जो उस वर्क को कंप्लीट करने में लगता है। आपका 50% काम एल्यूमिनियम का है उसके अंदर, और आप एक कस्टमर को कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम आपका 1 साल के अंदर 20 लाख के अंदर सारा वर्क कर देंगे। बट एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस है ना, वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। अभी प्राइस जो होगी वो 1 सेकंड बाद चेंज हो जाएगी, तो 1 साल बाद क्या होगी या 5 महीने बाद क्या होगी, उसकी प्राइस कोई डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। बट कंपनी एक फिक्स अमाउंट में कमिटमेंट कर चुकी है कस्टमर को और उसने उतना ही एग्रीमेंट लिया है। अगर फ्यूचर में एल्यूमिनियम की प्राइसेस बढ़ जाती है तो इस कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है इस नुकसान से बचने के लिए, वो जब भी कमिटमेंट करती है उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करती है, फ्यूचर मार्केट के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर उतनी प्राइस का जो उसको एल्यूमिनियम खरीदना, उतनी प्राइस का एल्यूमिनियम वो शॉर्ट कर देती है। यानी कि कंपनी ने अगर 5 लाख रुपए का एल्यूमिनियम फिजिकली बाई करा, तो देखिए फिजिकली उसने बाई किया है, पर एट द सेम टाइम उसने उस इतने अमाउंट का एल्यूमिनियम फ्यूचर में उसने शॉर्ट करके चलती है कमोडिटी मार्केट के अंदर। तो वो उसको मार्केट उसको बोलेंगे हेजिंग कर ली उसने। तो देखिए डेफिनेशन को फिर से पढ़िएगा। हेजर इज अ ट्रेडर who uses derivatives as a mean to offset the risk of a position in an asset। एल्यूमिनियम का एक एसेट हो चुका था, उसको उस रिस्क को ऑफसेट करने के लिए, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उसने क्या किया, फ्यूचर मार्केट में एक पोजीशन क्रिएट करी, उसने उस उतने अमाउंट का फ्यूचर उसने शॉर्ट कर दिया उस पोजीशन में। तो उसको बोलेंगे हम लोग हेजिंग कर दी उसने, और इस प्रोसेस को बोलेंगे, ये जो किया उसने वो एक प्रकार से हेजर ही हुआ।
जो काम हम लोग देख रहे हैं, तो उससे उस कंपनी को फ्यूचर में जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होना है उसका उसको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, जो उसने कमिटमेंट किया कस्टमर से उसको वो फुलफिल कर पाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नो एक इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट का, जिसको कंपनीज यूज करती है बड़े लेवल पर। तो ये आपके और मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो स्टॉक बाई करते हैं किसी कंपनी का, सपोज जैसे कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2000 शेयर्स बाई किए हुए हैं। अब मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है फॉर मार्केट कंडीशन कुछ महीनों के लिए ठीक नहीं है और मेरी प्राइसेस जो है वो स्टॉक की वो नीचे जा सकती है, तो मुझे कैपिटल में लॉस हो सकता है जो मैंने प्रॉफिट अभी तक अर्न किया है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि मैंने अगर 2000, इसलिए मैंने बोला है कि 2000 का उसका लॉट होता है, लॉट साइज होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर मार्केट के अंदर। तो अगर मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ फिजिकल या कह लो कि मेरे पास पोजीशन है कैश के अंदर या इक्विटी के अंदर, तो मैं उसको इतने अमाउंट से हेजिंग कर सकता हूँ। तो वो एज ए मैं हेजर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर भी। तो ये इस तरीके से मेरे लिए यूज है कि मैं इतने अमाउंट का फ्यूचर में मैंने लॉट को शॉर्ट कर दिया है, मतलब उसको सेल कर दिया है फ्यूचर के अंदर। तो मेरी प्राइस फिक्स हो गई। अब मार्केट अगर नीचे जाएगा और फ्यूचर को मैंने सेल कर दिया है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो सेलिंग में स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको हेजर का पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम अगली तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि स्पेकुलेटर क्या होता है। तो स्पेकुलेटर क्या होता है कि स्पेकुलेटर इज वन हु वांट्स टू प्रॉफिट द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। अब प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उसका प्रॉफिट लेने के लिए जो ट्रेडर होते हैं उसको स्पेकुलेटर बोलते हैं। अब वो क्या होता है, वो कोई फंडामेंटल्स नहीं पढ़ रहा है ना, उसकी कोई एसेट्स मतलब उसकी कोई पोजीशन ट्रेड है या कुछ भी नहीं है उसके पास, ना उसके पास कोई स्टॉक्स है, बस वो प्राइस के मूवमेंट को देखना चाहता है कि रिजल्ट आने वाला है, कंपनी अच्छी है, या जो भी उसका व्यू हो, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, वो स्पेकुलेट करता है। चाहे वो जुआ लगा रहा है, सट्टा लगा रहा है, जो भी वो कर रहा है वो स्पेकुलेशन के अंदर काउंट होगा। तो जब भी वो प्राइस मूवमेंट के फ्लक्चुएशन में पैसा कमाएगा और ट्रेड डालेगा तो उसको स्पेकुलेटर कहा जाएगा। So buy some shares in market expecting a rise in price or sell lot of commodity expecting the price to fall. तो स्पेकुलेटर वो चीज हो गई। तो डिफरेंट है स्पेकुलेटर, हेजर से काफी डिफरेंट हो जाएगा। अगला टर्म आता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर किसको बोलते हैं कि आर्बिट्रेजर इज वन हु वांट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस इन टू मार्केट। अब दो मार्केट के बीच में प्राइस का डिफरेंस है, इसको ऐसा समझ लो कि ये दो मंडी है आपके आसपास, ठीक है, दोनों में प्राइस का डिफरेंस है एक ही कमोडिटी का। सपोज करते हैं कि एबीसी कंपनी है, उसका एक शेयर है और वो एनएससी में लिस्टेड है और ट्रेडिंग कर रहा है अभी राइट नाउ 850 की प्राइस पे है, और सेम टाइम पर वही कंपनी का शेयर बीएससी के अंदर ट्रेड करता हुआ मिला 848 का। तो ये आर्बिट्रेजर के लिए क्या होता है बताएं, आर्बिट्रेजर की ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई, यार मुझे मेरे पास इक्विटी के अंदर इतना स्टॉक रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो 850 की प्राइस पे सारा सेल कर देगा और 848 की प्राइस पे सारा और बाय कर लेगा। तो ₹2 का डिफरेंस उनको मिला, तो इस मार्केट से लिया उस मार्केट में बेचा, इस मार्केट से लिया उस मार्केट में बेचा। ये आर्बिट्रेजर का काम होगा। तो ये आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको, जो बड़े बड़े कंपनीज के लोग करते हैं इसको, म्यूचुअल फंड वाले लोग हुए हैं, वो जो भी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाले, वो लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ कि 850 माइनस 848 जो प्राइस डिफरेंस आया ₹2 का, हमने 10,000 शेयर जो भी वो सेल किए बाई किए वापस अगेन, तो उनका 220,000 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आर्बिट्रेजर की। तो ये भी एक, ये सबसे सेफेस्ट चीज़ें हैं, सबसे सेफ चीज़ है ये स्टॉक मार्केट के अंदर आर्बिट्रेजिंग करना, बट ये हम लोगों से नहीं होगा। एक रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। और इन्वेस्टर क्या होता है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है कि वो भी प्राइस पे प्रॉफिट चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए। वो स्पेकुलेटिंग नहीं करता है कि ठीक है प्राइस में मूवमेंट होने वाला है, वो स्पेकुलेटिंग नहीं करता है, वो एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल किसी रेशियोज को कंपनी के। तो वो रीड्स करता है सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज को, बैलेंस शीट्स को, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या इफेक्ट करने वाली है कंपनी को लॉन्ग रन के अंदर, और वो सारी चीज़ों को वो देख समझ के फिर वो अपना पैसा जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर लगाता है। तो वो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर हो जाएगा। तो वो ना तो ट्रेडर होगा ना स्पेकुलेटर होगा। तो ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी जो डिफरेंट वे में हम लोगों ने इसको थोड़ा समझा है। तो आई होप कि आप लोगों को इन चारों वर्ड का अच्छा खासा मीनिंग समझ में आ चुका होगा। तो अब So students, can you understand something? क्या
कुछ आप लोग को समझा। हेजर क्या होता है, स्पेक्युलेटर क्या होता है, आर्बिट्रेजर्स क्या होता है और इन्वेस्टर्स क्या होता है। हेजर अभी भी नहीं समझा? ओके, कोई नहीं। देखो हेजर क्या होता है, हेजर एक ऐसा पर्सन, सपोज आप ही एज अ ट्रेडर समझ लो, ठीक है। आप अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, किसी के कंस्ट्रक्शन का या किसी गुड्स का या फिर फॉरेन मार्केट का या फिर फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज का, अगर आप ऐसे कैसे इन्वेस्टर्स हो या फिर सॉरी ट्रेडर्स हो जो सोच रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के आपके पास पैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। बट आपका जो फील्ड है, वो जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, उसमें आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो अप डाउन होती रहती है। मे बी सम अप, मे बी सम डाउन। डाउन को तो छोड़ दो, अप होता रहता है, जिसमें आपको पता है कि अगर आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिक्स्ड प्राइस में, ठीक है, किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लिया कि बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसको प्राइस भी बता दिया आपने कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट इतने प्राइस में कंप्लीट करेंगे, बट सडनली आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, जिस प्रोडक्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता रहता है इन फ्यूचर। तो आप ऐसे लॉस से बचने के लिए आप ऐसे असेट्स को, ऐसे प्रोडक्ट को पहले ही खरीद लोगे अगर आज कम प्राइस है तो। आज का रेट अगर उसका कम है प्रोडक्ट का, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होने के बाद, आप वो प्रोडक्ट को तुरंत अभी ही खरीद लोगे, ये सोच के कि अगर फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ गया तो आप लोग को लॉस हो सकता है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल लैंग्वेज लेते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो आज का गोल्ड प्राइस क्या चल रहा है? व्हाट इज द रेट ऑफ द गोल्ड टुडे? ओके, आज का टुडेज आज का प्राइस 48। गूगल पे सर्च कर लिए? चलो ठीक है, कोई नहीं, 48 मान के चलते हैं। क्या आपको लगता है इन फ्यूचर गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है? जब गोल्ड की कीमत 30,000 थी तो किसी को लगा था कि गोल्ड का कीमत बढ़ने वाला है और बढ़ेगा तो इतना बढ़ जाएगा 10 ग्राम की कीमत? आपके हेजिंग का आपको सबसे सिंपल बताता हूँ। आप लोग की जो मम्मी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हेजिंग करते हैं। उनका डायलॉग सुनने का कि गोल्ड जमा करके रख लो, फ्यूचर का क्या भरोसा। खास करके उनके बेटियों के लिए, शादी करने के लिए ये होता है ना, यूज होता है, गोल्ड खरीदा जाता है। अंडरस्टैंड? तो मम्मी लोग क्या करते हैं, गोल्ड का प्राइस जैसे ही कम होता है, या पहले जो टाइम पे गोल्ड का प्राइस कम था तो लोग ने बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद कर रखा था। अभी भी देखो, सडनली अगर प्राइस गोल्ड का कीमत 40,000 पे आ गया ना तो बहुत लोग गोल्ड खरीदने लग जाएंगे, ये सोच के कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ा तो लॉस हो जाएगा। तो अगर अभी खरीद के रख लिया तो फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अंडरस्टूड? मतलब फ्यूचर में प्राइस में उतार चढ़ाव की वजह से ही कहीं लॉस ना हो जाए, उस लॉस को, उस रिस्क को बचाने के लिए हम वो असेट अभी ही खरीद लेते हैं, राइट नाउ। Understand the meaning hedger? To hedge the risk. Speculator क्या होता है? What is a speculator? Speculator क्या होता है? देखो, फ्यूचर बेनिफिट तो सब चाहते हैं, फ्यूचर बेनिफिट है, ईच एंड एवरीवन। आपको भी फ्यूचर
बेनिफिट चाहिए, हम सबको, ईच एंड एवरी पर्सन नीड फ्यूचर बेनिफिट, मतलब प्रॉफिट सबको ही चाहिए, कोई लॉस फेस नहीं करना चाहता, ये सच है। तो हेजर का मतलब होता है कि वो फ्यूचर में लॉस होने से बचने के लिए वो अभी ही अपने प्रोडक्ट को खरीद लेता है। और यहाँ पे स्पेक्यूलेटर क्या करता है, वो प्रॉफिट कमाता है। कैसे प्रॉफिट कमाता है? आज के प्राइस से फ्यूचर के प्राइस में, सपोज आज उसने खरीद लिया, फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया, बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया ना। आज उसने अगर 10 रुपए के हिसाब से खरीदा है, उसके शेयर्स की कीमत अगर आगे जाके 15 रुपए हो गई, तो हो गई, प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, बेच दिया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उसको स्पेक्यूलेटर बोलते हैं, इन सिंपल वर्ड। आर्बिट्रेजर्स किसको बोलते हैं? मैं तो यहाँ बोलूंगा कि आप सभी लोग आर्बिट्रेजर्स ही हो। फिफ्टी सिक्स यू कैन। सर आर्बिट्रेज ट्रेडर मतलब कोई कंपनी है जो एनएससी और बीएससी ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स बेच रहा है। बट एक कंपनी एक सॉरी स्टॉक एक्सचेंज में उसने अपने शेयर का प्राइस ज़्यादा रखा है और एक स्टॉक एक्सचेंज में कम रखा है। तो आर्बिट्रेज ट्रेडर क्या करेगा, जो कम वाला प्राइस मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में उसने रखा है शेयर का, उधर से खरीद के दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में बेच देगा जहाँ पे उसका प्राइस ज़्यादा है। यस, वेरी गुड। ऐसे ही तो है, तो इसलिए बोला आप ऐसे सभी बोल लोग। सकते यस, वेरी गुड। इसलिए तो मैंने बोला आप सभी लोग आर्बिट्रेजर हो। आप लोग दो मार्केट सिलेक्ट करते हो, तो हम लोग स्टॉक मार्केट का बात छोड़ के तो अपना लोकल लेवल मार्केट का बात करते हैं। आप लोग दो मार्केट को कंपेयर करते हो। सपोज कोई अरवली में रहता है तो वाशी को कंपेयर करेगा और थाने को कंपेयर करेगा, देखेगा कहाँ पे सामान कम मिलता है, कम प्राइस में मिलता है। ठीक है, अगर वो ट्रेडर है तो जहाँ कम प्राइस में उसको सामान मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वहां से उठाएगा, और जहाँ ज्यादा में प्राइस में बिकेगा वहाँ बेच देगा। जानते हो ना आप लोग इसको? या आप लोग को ये भी पता है कि कौन सा मार्केट सस्ता है, कौन सा मार्केट महंगा है? तो जहाँ पे सस्ता है आप लोग वहाँ पे जाके परचेस करने के लिए खरीद लोगे। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखो आपने ये भी सुना रहेगा कि आप जब भी कुछ सामान खरीदने जाते हो, ये जो आपका जो ईयरफोन वगैरह जो आता है, जो 250, 300, 450, 1000, 1500 का आप लोग खरीदते हो, इसकी एक्चुअल कीमत उतनी नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत कम में मिलता है। आपने ये भी सुना रहेगा कि दिल्ली में बाजार में है, वहाँ पे है, चौर बाजार में है, यहाँ पे सस्ता सस्ता में माल उठाते हैं, मनीष मार्केट में माल माल उठाते हैं कम प्राइस में, और आप लोग को इतने ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। तो ये वही करते हैं ट्रेडर्स, कम प्राइस में माल उठाएंगे और ज़्यादा प्राइस में बेच देंगे। जिस स्पॉट की कीमत, जिस एयरफोन की कीमत आप लोग को 40 रुपये में, या जो ट्रेडर्स उसको 40 रुपये में वहाँ पे खरीदता है, 20 रुपये 40 रुपये में वहाँ पे खरीदता है एयरफोन की, बड़े से बड़े ब्रांडेड की कीमत 40, 50, 60 ऐसे रुपये की होती है। और वही प्रोडक्ट आपको मॉल्स में 1500 से स्टार्टिंग, 2000 से स्टार्टिंग, ये सा रहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये है आर्बिट्रेजर्स, जो दो मार्केट को फ्लक्चुएट करके, दो मतलब दो मार्केट को नजर रखते हैं और उन्हीं पे बेचते खरीदते हैं। कम प्राइस में खरीदेंगे, दूसरे बड़े प्राइस में बेच देंगे दूसरे मार्केट में। अंडरस्टूड? और लास्ट है इन्वेस्टर्स। यू नो द इन्वेस्टर्स वेरी वेल। इन्वेस्टर्स वो होता है जो बोलते हैं ना, ट्रेडर नहीं होता, जिनका वो खरीदने का और बेचने का वो सब धंधा नहीं रहता उन लोग का, कि एक जगह से खरीदा दूसरी जगह पे बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया वगैरह वगैरह, वो सब नहीं रहता उनका। ये सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं।
Okay, sorry for disturbance. There is a electricity problem. My voice is clear to everyone. हमारा कॉन्सेप्ट हो गया था डेरिवेटिव्स का, hedgers, speculator, arbitrators, and investors. So all of you understand the concept of this four concept. Okay. Then we can study the derivatives market in detail. अब हम डेरिवेटिव मार्केट पढ़ सकते हैं क्योंकि आप लोग ने हेजर का, स्पेक्युलेटर का, आर्बिट्रेजर्स का और इन्वेस्टर के बारे में जान लिया है. अब आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट क्या है. So it's visible to all. Yes. So what is derivative market? Derivative can either be exchange traded or traded over the counter. Whether we can physically trade it, whether we can trade over the counter. Exchange refers to the formally established stock exchange wherein सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. अभी आप लोग ने, मैंने आप लोग को मार्केट का एग्जांपल दिया था. अभी आप लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझो कि डेरिवेटिव क्या है. तो जो एक्सचेंज किया जाता है इस फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड दे हैव द डिफाइंड सेट ऑफ द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, जहां पे वेयर एज OTC over the counter is dealer oriented market. Dealer oriented market over the counter ये डीलर लोग के लिए होता है of the securities which is an unorganized market. ये जो OTC है ये एक तरह का unorganized market कहलाता है where tradings happens by way of phones, emails, mobiles etc. ये over the counter जहां पे आप लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो. ठीक है. दूसरा डेरिवेटिव ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड रेगुलेटेड. On the other hand, OTC derivatives constitute a greater proportions of derivative contract, but it carries high counterpart risk and unregulated. यहाँ पे आप लोग को एक तरह का पोर्शंस बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, बट ये एक तरह का थोड़ा रिस्क भरा है और अनरेगुलेटेड है. These financial instruments helps in making a profit by simply betting on future value of underlying asset. Betting मतलब बेट लगाना. ठीक है, बेट लगा के आप लोग कमाते हो. तो यही है फाइनेंशियल जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में. ये प्रॉफिट हमको ज्यादा प्रॉफिट भी कमा के देते हैं. हमारे बेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है हम किस चीजों पे बेटिंग कर रहे हैं, किस चीज पे पैसा लगा रहे हैं, वो चीजें अंडरलाइंग असेट्स. The farmer fears, अगर हम बात करें, for instance, derivative contract are used by the wheat farmers and baker in order to hedge their risk. तो ये दो लोग का एग्जांपल लिया है farmers का. The farmer fear that any fall in price would impact his income. Farmer क्या सोचता है, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसके बिजनेस में, उसके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. Hence, enter the contract to lock the acceptable price for given commodity. On other hand, baker in order to hedge his risk on the upside enter the contract so that he does not suffer losses with the rising price. तो ऑलरेडी ये लोग प्राइस फिक्स करके रखते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे, आप इतने में बेचो, तो इनसे उनका जो प्रॉफिट जो फ्यूचर में लॉस होने वाला रहता है वो बच जाता है. तो आप लोग एज पर डायग्राम आप लोग देख सकते हो. तो यूज ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लाइक टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस. एक तरह का फ्यूचर्स, एक तरह का ऑप्शंस आपके पास ट्रेडेड फ्रीली ऑन एक्सचेंज, कैन बी एम्प्लॉयड टू satisfy the variety needs of it include the following. hedge your security. hedge your security मतलब क्या? आप असेट खरीद के रख लो, प्राइस फ्लक्चुएशन होने का झंझट ही नहीं रहेगा. आप ऐसे सिक्योरिटीज को, ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे एसेट्स को आप अभी परचेज करके रख लो, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. तो hedge your securities. The derivative contract can be used to hedge your securities from the price fluctuations. The shares which you possess can be protected on the downside by entering into a contract. Moreover, it also protect your firm. The rise in shares price you can plan to purchase. तो hedge your risk का मतलब क्या होता है? आप अगर डर रहे हो कि अगर फ्यूचर में आपके एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो एक काम करो, आप अभी खरीद लो, अभी खरीद के रख लो, hedge कर दो.
तो आपका टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ रिस्क, यू कैन ट्रांसफर योर रिस्क। ये कैसे होता है कि आप कम प्राइस में खरीद रहे हो और ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो, इस तरह से आप अपना रिस्क क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो डेरिवेटिव तरह का प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा है जल्दी प्रॉफिट कमाने का। अगर हम एग्जाम्पल देखें, ऑनियन का आपको बार बार मैं एग्जांपल देते रहता हूँ। ऑनियन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, हमेशा, ईच एंड एवरी टाइम अप एंड डाउन होता रहता है। कभी उसकी कीमत 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, ठीक है, 60 रुपए किलो पहुंच जाती है। कभी उसकी कीमत 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। आज का अगर देखोगे रेट, ऑनियन का रेट तो आपको 25 रुपए से 30 रुपए के रेंज में मिलेगा। तो ये क्या होता है, एक तरह का प्रॉफिट कमाने वाला ये होता है। जो ट्रेडर्स लोग होते हैं, ऑनियन का प्राइस अगर कम रहेगा, उनको पता है कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, अगर उनको पता चला, दिमाग में बैठा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, और जैसे प्राइस बढ़ गया देन दे कैन सेल दिस स्टॉक टू द पब्लिक। तो उससे उनका प्रॉफिट भी कमाते हैं, अपना रिस्क भी भरपाई हो जाता है। ये सब होता है ट्रांसफर ऑफ द रिस्क। This is the most important use of derivatives, which helps in the transforming risk from risk averse people to risk seeking investors. The risk seeking investors can either into a risk content trader or to gain the short term profits, while the risk averse investors can enhance the safety of their position of entering into a derivative contract. बेनिफिट फ्रॉम आर्बिट्रेजेस अपॉर्चुनिटी, ये आर्बिट्रेजेस आप लोग जानते ही हो, उनके लिए बेनिफिट होता है भाई, एक मार्केट से उठाना दूसरे मार्केट में बेच देना, कम प्राइस में उठाना ज्यादा प्राइस में बेच देना। आर्बिट्रेजेस ट्रेडिंग सिंपली मींस द बाइंग लो इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन हाई इन अदर मार्केट। So with the help of derivative contract, you can take the advantage of this price difference in two markets. तो डिफरेंस बिटवीन द कैश डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव, कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट। अगर हम कैश मार्केट का बात करें, डेरिवेटिव का मार्केट, तो डिफरेंस क्या है? नंबर वन, इन कैश मार्केट वी कैन परचेज इवन वन शेयर्स। इन केस ऑफ फ्यूचर और ऑप्शंस द मिनिमम लॉट्स आर अवेलेबल। हमको लॉट्स के हिसाब से खरीदना पड़ता है डेरिवेटिव मार्केट में। In cash market, tangible assets are traded. In derivative contract, based on tangible or intangible assets are traded. यहाँ पे दोनों मिलते हैं आपको। Cash market is used for investment. Derivative are hedging. आप hedge कर सकते हो, arbitrage कर सकते हो, speculate कर सकते हो। In case of cash market, a customer must open a trading account, trading and in future, and customer and open a future trading account and derivative broker. Future, forward, options, ये सब आपको मिलते हैं derivative market में। So in case of cash market, the entire amount is put up front. In case of future, only the margin money needs to go a bit put up. आप डेरिवेटिव में एक तरह का मार्जिन मनी सेट करोगे कि मुझे इतना ही इन्वेस्ट करना है, इतना ही परचेस करना है, बस उससे ज्यादा नहीं। When an individual buy the shares, he become the part of the owner of the company, and when individual buy the shares, he does not become a part of the owner of the company. आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसको बेचने की कोशिश करो, आप किसी तरह के ओनर नहीं बन जाओगे कंपनी में। In case of the cash market, the owner of the share entitled to dividends, और यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई डिविडेंड नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आप यहाँ पे आए हो, एज अ फॉर्म ऑफ हेजर, एज अ फॉर्म ऑफ स्पेकुलेटर, एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स, या तो फिर आर्बिट्रेजर्स। यहाँ पे आपको किसी तरह का डिविडेंड नहीं मिलने वाला। When participants in derivative markets, the participants of derivative market can be segregated into the three categories, namely hedgers, speculators, and arbitrators. Roll number 15, can you read? Yes, sir. Hazards. These are traders who wish to protect themselves from the risks or uncertainty involved in price movement. They try to hedge their position by entering into an exact opposite trade and pass the risks to those who are interested to bear the same. By doing this, they try to get rid of the uncertainty associated with the price. For example, you have 1000 shares of XYZ Limited and the CMP is rupees 15. You are planning to hold the stocks for 6 to 9 months and you expect a good upside. However, in the short term, you feel that the stock might see a correction, but you do not want to liquidate your position today as you are expecting a good upside in the near term. For example, you can enter into an options contract, a part of the derivative strategy, by paying a small price or premium and reduce your losses. Moreover, it would help you
Moreover, it would help you benefit whether or not the price falls. This is how you can hedge your risk and transfer it to someone who is willing to take the risk. ओके, वेरी गुड। तो ये होता है हेजर्स। तो आपको मैंने गोल्ड एग्जांपल का बहुत अच्छे से एग्जाम एक्सप्लेन किया था कि आप अपने रिस्क को कैसे हेज कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो, कैसे तरह से रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। अभी प्राइस खरीद के आपको लगता है आपको होल्ड करना है, आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप कम प्राइस में होल्ड कर लो, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो आपको ही बेनिफिट होगा। ये तरह का होता है हेजर्स। देन स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर दे आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क सीकर। ये हाई रिस्क सीकर होते हैं। अभी सपोज ये प्राइस चेंज जैसे हो जाता है वैसे अपने स्टॉक को, अपने शेयर्स को बेचने का कोशिश करते हैं, कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं। दे आर द एक्सट्रीमली हाई रिस्क सीकर्स who anticipate the future price movement in hope to making the large and quick gains. आज 10 लाख रुपया या 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। सपोज आज किसी पर्सन ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, एक स्पेकुलेटर ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, आज की कीमत थी 100 रुपया, ठीक है। तो 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया, सडनली कल देखा तो उस शेयर की कीमत 110 रुपया हो गई, तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर के पीछे। उसने क्या किया, तुरंत का तुरंत बेच दिया, ठीक है। यू आर नॉट होल्डिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैं लंबे समय तक वेट करूंगा, उसके बाद प्रॉफिट कमाऊंगा अच्छे से, उन सब चीजों का वेट नहीं करते हैं। दे आर सेलिंग, जैसे ही प्राइस में कम प्राइस में इन्वेस्ट किया, ज्यादा प्राइस हो गया, बेच दिया, तुरंत बेच के हटा दिया। तो तुरंत का तुरंत लोग मेकिंग द लार्ज एंड क्विक गेन्स का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। द मोटिव्स हियर टू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन। ये लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन में ज्यादा एडवांटेज कमा लो। They play the very key role in the market, absorbing excess risk and also provide much needed liquidity in market when the normal investors don't and participate. Then next, arbitrages. Arbitrage is a low risk trader। यहाँ पे ज्यादा रिस्क होने वाले, ये लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ये सीधा दो मार्केट का ऑप्शन लेते हैं कि भाई कम में कहाँ माल मिलेगा और ज्यादा में कहाँ बेचने को मिलेगा, दैट्स इट। कम में माल उठाते हैं, ज्यादा में बेच देते हैं। तो लोग ज्यादा रिस्क लेने वाले नहीं होते हैं। इनको पता रहता है कि कहाँ से माल उठाना है, कहाँ पे माल बेचना, मतलब कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना, कहाँ पे बेचना है। They involve the buying and security of one market and simultaneously selling its another market. This happens when some securities are trading at different prices in two different markets. For instance, they cash market price of the one shares 100 and is trading at rupees 110 per shares in future market. The arbitrages observe that some of the bought 50 shares 100 rupees per share in cash market simultaneously sell 50 shares at जहाँ पे उसका कीमत 110 रुपए होगा, वहाँ पे बेच देगा तुरंत और 10 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कमा लेगा। ये होता है आर्बिट्रेजेस। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये कितने टाइप्स के होते हैं? फॉरवर्ड होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, 3, और एक स्वैप करके होता है। यू कैन स्वैप योर कॉन्ट्रैक्ट। देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप। सिंस स्वैप्स आर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि स्वैप एक बहुत तरह का कॉम्प्लेक्स है, वी कैन नॉट ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, सो विल फोकस ऑन द फर्स्ट टाइम हियर। यहाँ पे देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दे आर द कस्टमाइज्ड contractual agreement between two parties where they agreed to trade a particular asset on an agreed upon price at a particular time in future. These contracts are not traded on stock, not traded in exchange, but privately traded over the counter. एक तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था, वीडियो में बोला था कि एक स्टील कंपनी है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, ठीक है, जो स्टील का जिसका ये होता है प्रोडक्ट रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ली है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद प्राइस फिक्स हुआ है, तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, जहाँ पे प्राइस फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, इन फ्यूचर आपका काम हम इतने टाइम में कर देंगे, तो उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, वो भी फ्यूचर का बात करता है, भी फ्यूचर का ही बात होता है। देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टेक प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज वेयर दे आर एग्रीड टू ट्रेड पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफाइड time and agreed upon the price. These contracts are traded on the exchange. Options. These agreement between buyer and seller which give the buyer a right but not obligated to buy, and seller particularly assets at later date and agreed upon the price. अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। यू कैन सेल, यू कैन होल्ड। आप खरीद सकते हो, आप होल्ड करो, आप बेच सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है। You can take the advantage of the options अगर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो। The difference between forward and future you can see here. Forward contract are traded on the personal basis and future contract traded in the competitive arena. Forward contract are traded over the counter and the future contract and exchange traded.
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन डेट एग्रीड अपॉन द बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज ने डिसाइड किया उस डेट पे लोग सेटलमेंट करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेट सेटलमेंट आर मेड डेली। कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द बिड आस्क स्प्रेड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ब्रोकरेज फीस एंड बाय एंड सेल ऑर्डर्स। खरीदोगे बेचोगे तो आपको ब्रोकरेज फीस चार्ज मतलब देना पड़ेगा। इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे आर नॉट सब्जेक्ट टू मेकिंग द मार्केट, फ्यूचर आर मार्क टू मार्केट। मार्जिन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर मार्जिन इज रिक्वायर्ड। आप लोग को एक मार्जिन सेट करना पड़ता है इसके लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट रिस्क इज बॉर्न बाय द ईच पार्टी, मतलब एक तरह का धोखा हो सकता है हर एक पार्टी के थ्रू, कैंसिल कर सकता है कोई। इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ टू वे ट्रांजैक्शन एंड बोथ द पार्टीज नीड टू नॉट बॉदर अबाउट द रिस्क। यहाँ पे दोनों लोग को कुछ रिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती है, आप लोग फ्यूचर में डील कर रहे हो, ठीक है। ये था आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्जिन। अंडरस्टैंड अबाउट द डेरिवेटिव मार्केट? तो समझो आप लोग को डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। अगर हम डेरिवेटिव का एडवांटेज का बात करें, जहां तक हमने पढ़ा है डेरिवेटिव के बारे में कि एक तरह का प्रॉफिट कमाने का जरिया होता है, कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का लोग सोचते हैं। ऑफ कोर्स आपके आसपास जो भी लोग हैं वो लोग कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं, तो ये लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, ऐसे डेरिवेटिव्स मार्केट में डीलिंग करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में कोई कांदा बटाटे का डीलर बन जाएगा, ठीक है, कोई फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लक्चुएशन करेंसियों का उस पर डीलिंग करेगा, इंटरेस्ट रेट पे डीलिंग करेगा। सट्टेबाजी ज्यादा होता है यहाँ पे, मतलब एक कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं लोग, तो उसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है डेरिवेटिव मार्केट के? डेरिवेटिव मार्केट के कुछ एडवांटेज हैं, जहां पे आपको आपका रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा आप बोलते हैं रिस्क कम हो जाएगा, बट इफ लक साथ दिया तो, क्योंकि यहाँ पे लक साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लक बाय चांस अगर आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस ही होते जाएगा। अंडरस्टैंड? वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो अगर इसका डेरिवेटिव का एडवांटेज हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों को पता है कि आपको रिस्क का मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि हाँ रिस्क कम हो जाएगा या हम रिस्क कम कर सकते हैं, हमारा रिस्क कम होने का चांसेस होता है डेरिवेटिव मार्केट में। बट एक्चुअली इज डिपेंड ऑन योर लक, आपका लक कितना साथ देता है। आप घुस तो जाओगे किसी का बोलने पे कि हाँ चलो हम इसमें डीलिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसमें बहुत फायदा है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बताता है इसमें बहुत फायदा, बट एक्चुअली आपका लक अगर साथ दिया तो ही आपका रिस्क कम हो जाएगा, अदरवाइज पैसा डूबने का बहुत चांसेस रहता है इसके अंदर। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? आप रिस्क कम करने के लिए, आप लॉस को कम करने के लिए ही आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करते हो। अभी आपने ड्यूरिंग द लॉकडाउन के टाइम पे, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसके बाद अगेन लॉकडाउन लगा था, कंटिन्यूसली जब शटडाउन चालू था इंडिया में, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का जॉब लॉस्ट हो गया था, ठीक है, जॉब चला गया था। तो जिनके पास पैसा था वो कुछ नया बिजनेस करने के लिए ही घुसे थे, मतलब स्टार्ट किए थे, कुछ ना कुछ तो सोचे थे ना। आप लोगों ने देखा रहेगा कि आपके बाजू वाले ने भी क्या किया रहेगा, कहीं भाजी का मतलब वेजिटेबल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया रहेगा, किसी ने कांदे बटाटे का बिजनेस स्टार्ट कर दिया रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वो कर रहे थे, कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे थे। अभी देखो अगर उन लोग का लक चल गया तो वो लोग एक तरह के ट्रेडर बन गए हैं, जिन्होंने ओनियन का वगैरह का, ओनियन बटाटा लहसुन जो भी इनका जो वेजिटेबल्स का फ्रूट ये सब धंधा है, अगर उनका लक साथ दे दिया तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिस्क को मिनिमाइज करना। तो इसीलिए कोई लोग ऐसे वेजिटेबल्स में, प्रोडक्ट में, या तो फिर अंडरलाइंग असेट्स में, इंटरेस्ट में, फॉरेन करेंसीज में, स्टॉक मार्केट में, ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट उठाने का सोचते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदने का सोचते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट अपने रिस्क को कम करने का या उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं, उसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? सेकेंड थिंग, हमने ये देखा डेरिवेटिव मार्केट में कि रिस्क तो कम होता ही है, उसके साथ साथ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। आपने अपने आसपास में देखे रहेंगे जो भी लोग डेरिवेटिव मार्केट में डीलिंग करते हैं, या ऐसे लोग हैं
जिनके बारे में आप जानते थे कि पहले इसके पास कुछ भी नहीं था, आज इसने थोड़ा सा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके आज इसके पास बहुत सारा एक बड़ा शोरूम हो गया है, ओपन कर लिए हैं। तो कहाँ से उठाते रहेंगे माल, किधर भी बेचते रहेंगे माल, ये सब आपको को पता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव मार्केट शॉर्ट टर्म तरीका है प्रॉफिट कमाने का। नेक्स्ट, न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, एक तरह का आपका नया जगह है बोल सकते हो। अगर आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दिस शेयर मार्केट एंड वगैरह वगैरह, तो आप एक डेरिवेटिव मार्केट में डील कर सकते हो। एक तरह का नया इन्वेस्टमेंट मार्केट है आपके लिए, आपका टर्नओवर इंक्रीज होता है, ये भी आपका एडवांटेज है, ठीक है। और अट्रैक्टिंग द अनटैप्ड पॉपुलेशंस, आप इतने पॉपुलेशंस में आपको पैसा कमाने का एक छोटा मोटा जरिया है, या आप जो भी हो, आपको प्रॉफिट कमाना है, बस इतना सोच लो, कम टाइम में प्रॉफिट कमाना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना, तो आप लोग डेरिवेटिव मार्केट सिलेक्ट करते हो। जिसमें आप लोग को मैंने 3 तरह के बता दिए हैं, हेजर क्या होता है, ठीक है, स्पेकुलेटर क्या होता है, और आर्बिट्रेजर्स क्या होता है। अब इन तीनों में से आपको जो बनना है, यू कैन सिलेक्ट इट। तो इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज मतलब आपका पैसा डूब भी सकता है। ये जो डेरिवेटिव मार्केट है एक तरह का अनस्टेबल मार्केट है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता कि आप बोलो कि हाँ हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है, हमने जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है वो हमेशा स्टेबल रहेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे किसी तरह का कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, अगर आप ओवर द काउंटर आप ट्रेड कर रहे हो तो। अंडरस्टैंड अबाउट द डेरिवेटिव मार्केट ऑल ऑफ यू? Okay.